हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास सीटेट के लिए अपर एंड प्राइमरी लेवल। और मैंने यहाँ पर करवाई हुई है अपने चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स की क्लासेस भी अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए ही। अगर आपने अब तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे चैनल से आप PDF भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बाल विकास के पहले सिद्धांत दिए हुए हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो अभी के सुझावित सिद्धांत है, मतलब कि वो उनको मान्यता नहीं मिली है, केवल उनका सुझाव दिया गया है। ये सुझावित सिद्धांत है, यहाँ पर दिया भी हुआ है क्लियर। तो इसको देख लेते हैं, वो विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से। हमारा जो बाल विकास है वो इन सभी से प्रभावित होता है। अनुवांशिकता से, उस पर जैसे कोई शरीर में विकार हो जाता है, उसकी फैमिली में कोई समस्या चली आ रही है, वही बीमारी बच्चे को भी हो गई है तो उससे भी उसका विकास बाधित होता है। बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हो पाई है, बीच में ही छूट गई है, तो उससे उसका विकास बाधित होता है। संस्कृति का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसा हमारी संस्कृति होगी, कल्चर होगा। जैसे कि हम यहाँ इंडिया में रहते हैं तो हम मोस्टली हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर अभी हम अमेरिका में रह रहे होते तो हम वहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश ही बोलते। तो उसी के अकॉर्डिंग संस्कृति का भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक नीतियाँ बच्चे के विकास को बाधित करती रहती हैं। कभी कोई नीति आती है, कभी कोई नीति आती है, तो उसका सीधा सीधा असर बच्चों पर ही पड़ता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, सारे आंसर जो हैं इसके सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। अव्यवस्थित रूप से है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। पूरे विश्व में सभी बच्चों का विकास एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो यहाँ पर बच्चे का विकास कैसे होता है, तो विकास की बात हो रही है। तो बच्चे का विकास जो है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से ही शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है वो एकदम से गलत हो जाएगा कि केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है, ये तो गलत है। पूरे विश्व में सभी बच्चों का विकास एक समान से होता है, एक समान नहीं हो सकता है। सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा किसी के बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीखता है, किसी को कोई शारीरिक बीमारी होती है तो उसकी वजह से बच्चे का विकास बाधित हो जाता है। तो एक समान तो नहीं होता है। आते हैं ऑप्शन बी पे, देख लेते हैं। अव्यवस्थित है, नहीं, व्यवस्थित होता है। किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा 10 साल से बढ़ ही नहीं रहा और अचानक से एकदम से बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये बच्चे ने अब तक कुछ सीखा ही नहीं है 5 साल तक, और 5 साल के बाद अचानक से वो एकदम से मतलब फ्लोई इंग्लिश बोलने लग गया है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो होता है ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थित रूप से होता है। उसका व्यवस्थित रूप होता है, जैसे कि बच्चा पहले क्या होता है, सभी बच्चों में सेम होता है कि सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, उसके बाद वो अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर हाथ पैर चलाना सीखता है, फिर पैर चलाता है। तो वही चीज़ है, सभी बच्चों में ये क्रम तो सेम होता है, परंतु जो है स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक हो सकता है। मतलब कि किसी बच्चे में, कोई बच्चा 6 महीने का चलना सीख जाता है, कोई 8 महीने में चलता है, कोई 11 महीने में चलता है। तो सभी बच्चों में ही स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक संस्था है और फिलिंग ब्लैंक दिया हुआ है द्वितीयक कारक संस्था है। तो यहाँ पर बताना है बच्चों को जो समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ऑप्शन देख लेते हैं। परिवार, पुस्तकालय, अभिभावक का कार्यस्थल, आस पड़ोस, संचार माध्यम, परिवार, कानून या धार्मिक संगठन। तो बच्चे में धार्मिक संगठन और कानून जो होता है वो ये द्वितीय कारक में आ जाएंगे, प्राथमिक नहीं है इनमें से कोई सा भी। संचार और परिवार, संचार है पर सामाजिकरण का वो प्राथमिक पूछ रहे हैं, हमें क्वेश्चन के हिसाब से भी देखना है। तो संचार यहाँ पर द्वितीयक है, इसलिए इसको काट देंगे। अभिभावकों का कार्यस्थल, ये भी द्वितीयक में ही आ जाएगा। आस पड़ोस भी द्वितीयक में ही आता है। और यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समाजीकरण का प्राथमिक जो कारक होता है वो परिवार होता है, और जो द्वितीयक कारक होता है उसमें आप यहाँ पर सुटेबल ऑप्शन पुस्तकालय ही दिया हुआ है, तो यही मान लिया जाएगा। परिवार और पुस्तकालय, प्राथमिक कारक परिवार होता है और द्वितीय कारक पुस्तकालय होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय और वर्तमान समय के
समय और भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं। ऐसी कौन सी एज होती है जिसमें बच्चों को पता लग जाता है कि ये समय बीत गया है, ये वर्तमान चल रहा है या ये भविष्य आने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, संवेदी, गत्यात्मक। तो ये है अवस्था जो होगी नहीं, क्योंकि ये होती है बच्चों की 0 से 2 वर्ष की। तो इसमें तो बच्चे को कोई समझ होती नहीं भविष्य की या कुछ, बच्चा इसमें अपने आप में ही रहता है। फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी नहीं हो जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगी, क्योंकि इसमें बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष, और 2 से 7 वर्ष का बच्चा केवल अपने खेल खिलौनों को ही जानता है, इधर उधर की बातें उसको नहीं समझ आती हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो औपचारिक संक्रियात्मक तो हो जाती है 13 से 18 वर्ष वाली जो अवस्था होती है बच्चों की, तो इसमें तो बच्चा सब कुछ जान ही जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन वैसे ये नहीं होगा डी वाला, यहाँ पर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला जो ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा, क्योंकि यही अवस्था ऐसी होती है, ये होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है ये जानने समझने लगता है कि क्या चल रहा है, उसके आसपास कैसी चीज़ें हो रही हैं, जो उसे ये पता लग जाएगा कि कल हम कहाँ गए थे, कल हम बाहर गए थे, आज हम क्या कर रहे हैं, और उसको ये भी पता होता है कि हम कहीं और जाने वाले हैं, मंडे से मेरा स्कूल खुलने वाला है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को जो है पता लग जाती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 में देख लेते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सहज क्रियाएं, बी स्कीमा, सी संकेत, डी अवधारणाएं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ राइट देख लेते हैं कैसे है। आप सोचते होंगे कि स्कीमा क्या होता है, चलिए मैं बता देती हूँ। स्कीमा जो होता है, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में उन्हें पहले से थोड़ा ज्ञान होता है, चीज़ों का क्या हो जाता है, कोई दिमाग में उनकी बसी हुई होती हैं बातें, समझ लेते हैं जिसको, और वो कोई नई चीज़ देखते हैं तो उससे उसको जोड़ लेते हैं, वो अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं और उसको अपने हिसाब से ही सही मान लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बच्चे के अंदर स्कीमा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख रहे हैं कि लेब वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है या देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, सामाजिक अनुवांशिक कारक, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक कारक, भावात्मक प्राकृतिक कारक, या शारीरिक और संवेग कारक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे का जो विकास होता है तो उसको कौन आकार देता है, संज्ञानात्मकता, बच्चे की समझ और आसपास से मिलने वाला ज्ञान और संस्कृति, यही बच्चे के विकास को आकार देते हैं। हमारी संस्कृति का बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 7। लेब वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं या स्कीमा। तो यहाँ पर जो बात हुई है, सबसे ज़्यादा लेब वाइगोत्स्की ने किस पर ध्यान दिया है, तो उनके हिसाब से एकदम जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है भाषा। भाषा पर संज्ञानात्मक विकास का असर पड़ता है, और जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने भाषा की भूमिका पर ही बल दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया ही है, साथ में और किसने दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, लेब वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, पियाजे और बी.एफ. स्किनर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जीन पियाजे। कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत का पर बल दिया है। अगर किसी ऑप्शन में मोस्टली तो क्वेश्चन में कोहलबर्ग ही आता है, अगर कोहलबर्ग बाई चांस नहीं आता है तो आप देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में जीन पियाजे दिया हुआ है तो ये राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, दृढ़ और जड़, गैर लचीला, लचीला, सुनमय और अनजान। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हम जाएंगे सी के साथ, लचीला और सुनमय। टीचर को लचीला और सुनमय होना चाहिए। यही नहीं है कि बच्चा क्लास में कोई समस्या बता रहा है और टीचर जो है केवल अपने पढ़ाने पर ही ध्यान दे रहा है, उसकी समस्या को नहीं सुन रहा है। या ऐसा मान लीजिए कि एक बच्चा आगे बैठकर उसको समझ में आता है और पीछे बैठकर नहीं आता है, तो टीचर का ऐसा नहीं है कि उसको पीछे ही बैठाता है, ये नहीं कि उसको उठाकर आगे बैठा देता है। तो एक टीचर जो है कि वो लचीलापन जो है उसकी शिक्षण विधियों में वो होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है। IQ टेस्ट जो होते हैं उनकी आलोचना क्यों होती है, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए हैं यहाँ पर वो। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित अवबोधन, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का
संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो ये आईक्यू टेस्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं मोस्टली वो फॉरेनर ही हैं, विदेशी हैं, और उन्होंने क्या किया है, सारे जो इतने भी आईक्यू टेस्ट बनाए हैं उनमें पाश्चात्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। उनके क्वेश्चन भी उसी लेवल के होते हैं, उसी तरह की उसमें बातें होती हैं। तो इसलिए ये आईक्यू टेस्ट जो होते हैं यहाँ पर वे सक्षम नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं क्या है। अभिकथन दिया हुआ है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया हुआ है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और यहाँ पर डी दिया हुआ है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। अगर कोई बच्चा किसी प्रश्न को करते हुए समस्या से जूझ रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसे मौखिक तौर पर प्रोत्साहित करना चाहिए कि हो जाएगा, आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और जो यहाँ पर आर दिया हुआ है कि अध्यापक को कम से कम अपेक्षा रखनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये इसकी कोई व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर है 12, जेंडर निमित्ती है जबकि लिंग रिक्त स्थान दिया हुआ है निमित्ती है। तो बताना है यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक, जैविक और सामाजिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए। समाज जो होता है वही जेंडर को निर्धारित करता है, मतलब समाज ही बताता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये काम लड़के करते हैं, ये लड़कियां करती हैं। तो जेंडर का जो निर्धारण करता है वो समाज करता है। जबकि किसी बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है, वो जैविक तौर पर होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसका लिंग स्वतः ही निर्मित होता है, उसमें समाज का कोई रोल नहीं होता। पर जेंडर बनाने में समाज का रोल होता है कि कुछ कार्य लड़के करते हैं, ये कार्य लड़कियां करती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 13। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ऑप्शन बी उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए या दमन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर किसी बच्चे में कोई शारीरिक कमी है, वो किसी चीज़ को जल्दी से नहीं सीख पा रहा है जो टीचर पढ़ा रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अलग अलग तौर पर समझाना चाहिए। विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैयों के अधिग्रहण व अंतःव्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो यहाँ पर देखना है विकास का कौन से पहलू की बात हो रही है। ये संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास समझ से संबंधित होता है। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास तो होगा ही नहीं। संज्ञानात्मक विकास, संवेग विकास जो होता है जो हमारे भावों से संबंधित होता है। शारीरिक विकास शरीर से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विकास। जो सामाजिक विकास है वही समाज के कौशलों और मूल्य रवैयों का अधिग्रहण करता है और उससे ही अंतःव्यक्तिक रिश्ते बनाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 15। निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर बताना है कि बच्चे के विकास, संपूर्ण विकास के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन से दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएंगे। बच्चे का अगर संपूर्ण विकास चाहिए तो आनुवांशिकता भी अच्छी हो, वातावरण भी अच्छा हो और सामाजिक परिवेश भी अच्छा हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, क्या कहलाती है। अगर कोई सामाजिक क्रिया करके कुछ चीज़ें सीख रहा है, कौशल सीख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, पाढ़, समाजीकरण, अभिसंज्ञान या एकीकरण। अधिसंज्ञान नहीं होगा, एकीकरण भी नहीं होगा और ये पाढ़ भी नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण। जब बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है तब उसका समाजीकरण होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
17 में है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नया स्कीमे का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमे में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। निश्चितता, अनुबंधन, संतुलीकरण या अनुकूलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। वी गो विथ सी। जब बच्चे अपने बने बनाए स्कीमे में कोई परिवर्तन करते हैं या कोई नया स्कीमे का निर्माण करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, उसका संतुलीकरण कर रहे होते हैं, संतुलन करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेते हैं, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ कैसे होता है। कोहल वर्ग कह रहे हैं कि बच्चे अगर किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मान लेते हैं तो वो कौन सी अवस्था होती है। वो अवस्था होती है जब बच्चे क्या करते हैं, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के बारे में ये बात हो रही है। बच्चे नियमों का पालन करते हैं और सोचते हैं कि नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर नियमों का पालन होता है तो बच्चा सजा से बच सकता है। सजा से बचने का तरीका है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नियमों का पालन कर लेना चाहिए। बच्चा अपनी समझ ऐसी बना लेता है। तो इसी के बारे में बात हो रही है, इसको बोलते हैं सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 19 में दिया हुआ है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक रूप में भी जाना जाता है। सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, J.P. गिलफोर्ड या लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की को क्या जाना जाता है, सामाजिक रचनावादी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं, प्रक्रियाओं को समझ रहे हैं। शिक्षिका क्या करती है, देखती है कि एक समूह के बच्चे तो सही कार्य कर रहे हैं और एक समूह के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, टीचर उन्हें क्या करती है, संकेत देती है, उनकी थोड़ी सहायता करती है और उन्हें पुनः उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। तो यह क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुबंध है, पाठ है, निष्क्रिय अनुकरण है या रटकर स्मरण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ। अगर कोई बच्चा समस्या समाधान कर रहा है, कोई समस्या को हल कर रहा है और टीचर उनको संकेत देती है, इशारे करती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पाठ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। पेडागोजी और सीटेट के लिए अदर सब्जेक्ट लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।